आपका एक बार फिर स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगली बार हमने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया था, उसके बाद उसी भाग में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पार्टनरशिप में अगला टॉपिक है ख्याति, जिसे अंग्रेजी में हम लोग गुडविल कहते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है सुनाम भी कहते हैं। ख्याति होती क्या है, कैसे जानते हैं क्या है चीज़ ये? तो ख्याति जो है वो एक व्यापार की अदृश्य संपत्ति होती है। जो ख्याति की परिभाषा देना बहुत ही कठिन है। ख्याति को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ख्याति में ये नहीं आपको बता सकते हैं कि ख्याति कैसी दिखती है। जैसे भवन है, हमारा भवन दिखाई पड़ता है, फर्नीचर हमारा दिखाई पड़ता है, लेकिन ख्याति हमारी दिखाई नहीं पड़ती है। जब ख्याति हमारी दिखाई नहीं पड़ती है तो उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो उसकी परिभाषा देना बहुत ही कठिन है, लेकिन किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आप समझ लीजिए। देखिए कैसे ख्याति क्या होती है। जब हमारे पुराने ग्राहक अगर हमारे पुराने स्थान पर पुनः लौट आते हैं तो वो किस कारण लौटते हैं? क्योंकि उस व्यवसाय से वो खुश होते हैं, यानी उस व्यवसाय की ख्याति है। एक जमे जमाए व्यापार को नए व्यापार से जो भिन्न करता है वो हमारी ख्याति है। ख्याति में जैसे हम कोई भी व्यापार कर रहे हैं, अगर व्यापार हमारा अच्छा चल रहा है, ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो ख्याति क्या करती है? हमारी व्यापार की बढ़ती चली जाती है और ग्राहक हमसे संतुष्ट होते हैं तो वो पुनः हमारे व्यापार में लौट के आते हैं। तो ख्याति को हम कह सकते हैं ख्याति और कुछ भी नहीं है। एक किसी व्यापार में अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं, अगर वो पैसा हम उसमें नहीं लगाएंगे तो हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसकी ख्याति का लाभ हमें नहीं मिल सकता है। तो ख्याति एक जमे जमाए व्यापार को नए व्यापार से जो भिन्न करती है, अभी हमने बताया उससे है। अब ख्याति की हम लोग विशेषताओं में आते हैं। ख्याति की विशेषताएं क्या होती हैं? एक अदृश्य संपत्ति। अदृश्य संपत्ति मैंने बताया, ख्याति कभी भी दिखाई नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें महसूस कर सकते हैं। और ख्याति अगर नहीं है तो वो व्यवसाय चल भी नहीं सकता है, क्योंकि जब तक उसकी प्रसिद्धि नहीं होगी तब तक व्यवसाय का कोई महत्व इतना नहीं रह जाता है। अगला है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। जब व्यापार में ख्याति होगी, जितना लाभ हम कमाना चाहते हैं और व्यापार में अगर उसकी ख्याति अच्छी है कि बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपने आप उसका व्यवसाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब व्यवसाय बढ़ेगा तो हमारी ख्याति अपने आप बढ़ जाएगी और उससे हमारा लाभ बढ़ेगा। सबसे ज़रूरी काम क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगला है ख्याति मूल्यवान होती है जब व्यापार को बेचा जाए। ऐसे व्यापार में ख्याति कितनी भी पड़ी हो, लेकिन तब तक हमें पैसा उसका नहीं मिल सकता जब तक उसे बेचा ना जाए। जैसे हम भवन अपना बेच देंगे, व्यवसाय हमारा चलता रहेगा। फर्नीचर बेच देंगे, व्यवसाय चलता रहेगा। लेकिन ख्याति तभी हम बेच सकते हैं जब पूरा व्यापार बेच दें। जब हम व्यापार बेचेंगे, सपोज करो एक व्यापार हमारी दुकान है 10 लाख की है, लेकिन वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे उसकी कीमत 50 लाख है। तो जब हम पूरी दुकान बेचेंगे तो 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा है तभी मिलेगा जब हम पूरी दुकान बेचेंगे। थोड़ा सा अगर वहाँ फर्नीचर बेच देंगे तो मुझे पैसा नहीं मिल सकता है। तो ख्याति तभी पैसे में आती है, कन्वर्ट होती है, जब हम पूरा ही व्यवसाय बेच दें। अगला हमारा है मूल्य में निरंतर उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर हम व्यवसाय सही कर रहे हैं तो मेरी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। अगर हम व्यवसाय सही नहीं कर रहे हैं तो हमारी ख्याति घटती भी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं परिस्थितियों बस हमारी ख्याति ऊपर नीचे हुआ करती है, उसमें उतार चढ़ाव चला करते हैं। राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। किसी भी कारण से व्यवसाय में हमारी ख्याति ऊपर नीचे हो सकती है। अगला है पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। जब हमारा व्यवसाय में कोई ख्याति अच्छी होती है कि हम लोग माल अच्छा बनाते हैं, कोई चीज़ भी काम करते हैं, संतुष्टि है ग्राहकों को, तो जो हमारे ग्राहक एक बार जो हमसे व्यवसाय कर लेता है तो उस व्यवसाय में दोबारा वो ग्राहक आना चाहता है। तो इससे कहने का मतलब है पुराने ग्राहक हमारे पुराने ही स्थान पर आते हैं, यानी पुराने ग्राहक हमें उसी व्यवसाय को चुनते हैं। नई दुकान पे जाना पसंद नहीं करते हैं, नए व्यवसाय में जाना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे उसी व्यवसाय में आते हैं। अगला पॉइंट है ख्याति पर हरास नहीं लगाया जाता बल्कि अपलिखित की जाती है। ख्याति जब हमें दिखती नहीं तो उस पर हम क्या हरास नहीं लगा सकते, उसका मूल्यांकन करते हैं। जब मूल्यांकन करेंगे या कम होगा या ज़्यादा होगा। धीमे धीमे जब अगर मुझे ख्याति को ख़त्म करना है तो उसे हम रिटर्न ऑफ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं अपलिखित करना। आप समझ गए होंगे। ख्याति पे हरास तो लगी नहीं सकती है, सिर्फ उसका रिवैल्यूएशन हो सकता है कम या ज़्यादा। जब वैल्यूएशन करेंगे तो जितनी बढ़ेगी घटेगी उससे मुझे क्या करना है? अपलिखित करके धीमे धीमे उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगला आता है ख्याति की उत्पत्ति कैसे होती है।
ख्यात की उत्पत्ति में व्यवसाय की प्रगति। अब व्यवसाय जितना भी हमारा सुदृढ़ होगा, जिसको हम करने में सक्षम होंगे, जितना अच्छा व्यापार होगा, लीगल होगा, सब कुछ होगा, उसकी ख्याति बढ़ेगी। जैसे पतंजलि वाले व्यवसाय करते हैं, उनका सिक्योरिटी अगर है तो उसके व्यवसाय की ख्याति अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे व्यवसाय का स्थान के लिए कि हमारा व्यवसाय ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर हमारे ग्राहक सही से आ सकें, जा सकें, उन्हें संतुष्टि हो, सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो, तो व्यवसाय की ख्यात अपनी बढ़ जाती है। अगर छोटी सकरी सी कोई गली है, उसमें कोई दुकान रखे तो ग्राहकों को आने जाने में दिक्कत हो रही, कहते उस दुकान में मत चलिए, कल वहाँ जाने में बहुत दिक्कत है। व्यवसाय बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे जाने में दिक्कत, तो आदमी क्या करे, वहाँ की ख्याति कम होना शुरू हो। ऐसे पूंजी की राज की आवश्यकता कि जब हम कोई भी व्यवसाय करते हैं उसमें पैसा लगाते हैं। अब कोई ग्राहक आता है, कोई चीज़ मांगता है, हमारे पास पैसा कम लगा हो तो ग्राहक लौट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या, व्यवसाय में जिसमें पूंजी अधिक लगी होगी उसकी ख्याति अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर है बाजार की स्थिति। बाजार की स्थिति का मतलब है अगर हम बाजार में अगर अकेले हैं, यानी एकाधिकार बाजार में प्राप्त है, तो हमारी ख्याति अपने आप बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति देखना कि बाजार में हमारी स्थिति कैसी है, एकाधिकार है, अल्पाधिकार में है कि पूर्ण प्रतियोगिता में है। तो एकाधिकार में अगर है तो मेरी ख्याति सबसे ज़्यादा होगी। फिर है व्यवसाय का प्रबंध। व्यवसाय के प्रबंध का मतलब कि हमारा जो प्रबंध है वो कैसा है। अगर अच्छे लोग प्रबंधक हैं, सही से हैं, ईमानदार हैं, काम करने के प्रति बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही ढंग से पूरे व्यवसाय को हैंडल कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस व्यवसाय की ख्याति अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी और ख्याति बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर है विशेष प्रोत्साहन। विशेष प्रोत्साहन का मतलब होता है हमारा व्यवसाय जो उसमें खूब पूंजी लगी हुई है, उसका लाइसेंस भी लिया हुआ है, उसमें मतलब कि लाइसेंस के साथ साथ उसमें से जो भी काम करें, लीगल, कानूनी, गैर कानूनी कोई काम नहीं होता, लीगल सारे काम होते हैं। और ग्राहकों को संतुष्टि प्राप्त होती है कि इनकी जो भी हम माल भेजेंगे उनको कायदे से पैकिंग कर देंगे, बैंक से भी उनके लेन देन अच्छे होते हैं और ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा है। मतलब कुछ मिला के ग्राहक को ये संतुष्टि प्राप्त हो जाए कि हमारा ये जो व्यवसाय है, जहाँ हम लोग जा रहे हैं, माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे व्यवसाय करने वाले हैं, तो वहाँ पे उसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो उस व्यवसाय की ख्याति बढ़ेगी। देखिए भाई, ख्याति की प्रकृति अथवा उसका वर्गीकरण। अभी तक आपने ख्याति के बारे में देखा। अब देखिए ख्याति की प्रकृति अथवा वर्गीकरण क्या है। तो ख्याति की जो प्रकृति है या वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है। उसमें से पहला है बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। तो बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति होती है वो जिस तरीके से हमारी बिल्ली एक स्थान प्रिय जीव पाया गया है, जो एक ही स्थान पर रहता है, उसी तरीके से ऐसी ख्याति जो सिर्फ फर्म से जुड़ी होती है। कितने डायरेक्टर आते हैं, कितने प्रबंधक आते हैं, कौन आता है कौन जाता है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमारा मतलब है कि व्यवसाय जो है हमें उसके साथ रहना है। ऐसी ख्याति जो व्यवसाय के साथ रहती है उसे बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहती हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति जो होती है वो सबसे ज़्यादा उसका मूल्य होता है, क्योंकि वो उसमें स्थायित्व तो बहुत पाया जाता है। जिस तरीके देखते हो कि आपके घर में अगर बिल्ली कभी आती है तो एक बार घर में किचन में दूध पी जाए तो अधिकतर आया ही करती है, क्योंकि उसे वो स्थान पसंद आ जाता है। उसी तरीके से दूसरी ख्याति हमारी है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित ख्याति होती है कि वहाँ पे इसे फर्म से नहीं मतलब होता है। वहाँ पे जो प्रबंधक हैं, डायरेक्टर हैं, वो रिटायर हो जाते हैं या कहीं दूसरी फर्म में चले जाते हैं, तो वो लोग अपनी ख्याति लेके दूसरी फर्म में चले जाते हैं। ऐसी ख्याति को हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे कि हम आज इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, अगर मैं कल दूसरे कोई सेटअप पे पढ़ाने लगूंगा तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है उस जगह जाने लगेंगे। जो वहाँ पे जाएंगे वो मेरी ख्याति कैसी कहलाएगी, वो कुत्ते की स्वभाव वाली ख्याति कहलाएगी। हमारे साथ वहाँ वो चले जाएंगे। अगर जो इसी चैनल पे जुड़े रहेंगे, अगर मैं बदल जाऊँ, दूसरा कोई पढ़ाने लगे, वो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति हो जाएगी। तो जो कुत्ते की स्वभाव ख्याति होती है, इसका मूल्य बिल्ली वाले स्वभाव से कुछ कम होता है, यानी वो सबसे अच्छी है, ये दूसरे नंबर पर आ गई। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति क्या होती है, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति इसका भी इसके नेचर के हिसाब से किया गया, जैसा इसका स्वभाव होता है। जैसे चूहा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भागा करता है, उसी तरीके से ऐसी ख्याति कभी फर्म के साथ, किसी व्यक्ति विशेष के साथ, यानी मालिक के साथ जाती है, कभी उसके फर्म के साथ जाती है, दोनों अलग अलग चलते हैं। तो इस ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया चूहे की स्वभाव वाली ख्याति। सबसे अच्छा किसका होता है, सबसे अच्छा होता है बिल्ली के स्वभाव का। कभी क्वेश्चन DGPG में पूछा जाए ख्याति के सबसे ज़्यादा मूल्य किस में होता है, तो आपको बताना है बिल्ली के स्वभाव वाली। अगला हमारा है ख्याति के जो यहाँ पे मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम ख्याति क्यों निकालना चाहते हैं, क्या ऐसी ज़रूरत है जो ख्याति निकालना चाहते हैं। सबसे पहला हमारा है नए साझेदारों फर्म में प्रवेश करने पर, यानी कभी भी हमारी फर्म, जैसे हम लोग 3 लोग मिलकर चला रहे हैं,
वो फर्म हमसे नहीं चले पा रही है, उसमें और लोगों की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नए फर्म में साझेदार को प्रवेश देंगे। जब हम प्रवेश देंगे तो पुराने लोगों के द्वारा जो भी मेहनत की गई है उसका हम मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करेंगे कि हमें कितने रुपए की ख्याति हमारी इस समय व्यापार में है, उसके जो नए साझेदार आएगा उसके हिसाब से उसकी हम ख्याति ले देते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कोई साझेदार अगर हमारा अवकाश ग्रहण कर लेता है या मृत्यु हो जाती है या निष्कासित कर दिया जाता है, तब भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जा रहा है उसके हिस्से की ख्याति उसको दे दी जाए। तीसरा आपका है लाभ हानि के अनुपात परिवर्तन में। जैसे हम लोग कोई लाभ अनुपात 5:6 में बांटते थे या 5 बांटते थे, अगर उस अनुपात के रेशियो में हम परिवर्तन करेंगे तो हमें ख्याति का क्या करना पड़ेगा, मूल्यांकन करके जो पुराना अनुपात है उसके हिसाब से ख्याति अपनी हम एडजस्ट कर लेंगे और नए अनुपात के हिसाब से व्यापार फिर चलाएंगे। अगला पॉइंट है फर्म के एकीकरण होने पर, यानी अगर कम से कम 2 फर्में हैं, दोनों फर्में एक होना चाहती है, जैसे एक ए फर्म है एक बी फर्म है, दोनों फर्में मिलकर ABC कंपनी कोई बनाना चाहती हैं, AB फर्म बनाना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में ए फर्म अपनी ख्याति मूल्यांकन करेगा, बी करेगा, दोनों अपनी ख्याति का पैसा उसी हिसाब से फर्म में लगा देंगे, जिससे कि जब वो मिक्स हो तो पता हो जाए कि हमारी इतनी ख्याति और हमारी इतनी ख्याति। फिर है फर्म के व्यापार को बेचने पर, अगर कोई व्यापार बेचा जा रहा है तो हम मूल्यांकन कर लेंगे, इसकी जो है इतने की संपत्तियां हैं, ये व्यापार इतना अच्छा है कि इसको हमें खरीदना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी जितनी भी बढ़ा के हम पैसे देते हैं उसे ख्याति कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उसकी जब हम खरीद रहे हैं वो 50 लाख की परचेस कर रहे हैं, लेकिन जब हमें उसमें से जो उसके संपत्तियां और दायित्व मिल रहे हैं वो 45 लाख के ही मिल रहे हैं, तो हम लोग 50 लाख क्यों देना चाहते हैं, इसलिए देना चाहते हैं कि वो कंपनी बहुत अच्छी है, हम खरीद लें इसको। तो ये 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये सिर्फ हम अच्छे होने के उसके दे रहे हैं, यही उसकी क्या है, ख्याति है। समझ में आ गई होगी बात। अगला निकालते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ क्या है। ख्याति के मूल्यांकन विधियाँ, अभी हमने ख्याति क्यों मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है, अब हम आते हैं ख्याति के मूल्यांकन विधियाँ कैसे मूल्यांकन करेंगे। तो बहुत आसान 4 इसकी विधियाँ होती हैं। 4 विधियों में सबसे पहले है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि क्या होती है, जब हमारे पास करीब 3 या 4 साल 5 साल का जो भी प्रॉफिट दिया उसको हम टोटल कर लेंगे, टोटल करने में उसका हम औसत निकाल लेंगे, औसत निकालने में जो उसका क्रय वर्ष लिखा होगा उसका हम गुणा कर देंगे 2 वर्ष के हिसाब से, 3 वर्ष के हिसाब से। जब कुछ ना लिखा हो तो जितने वर्ष होते हैं उसका आधा करके हम पूर्णांक कर लेते हैं। नई बात समझ में आई। जैसे हम 7 वर्ष का हम भाग औसत निकाल रहे हैं, तो 7 वर्ष का आधा कितना हुआ 3.5, और 3.5 का पूर्णांक कितना हुआ 4, तो यानी हम 4 का गुणा कर देंगे। अगला अधिलाभ विधि है। अधिलाभ विधि क्या होती है, औसत लाभ जो हम निकालते हैं उसके बाद हम एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, जिसे सामान्य लाभ कहते हैं। ये टोटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसके रेट के हिसाब से निकाला जाता है। फिर औसत लाभ से हम नॉर्मल प्रॉफिट घटा देते हैं, फिर उसमें से जो मेरा निकलता है उसे हम सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहते हैं। सुपर प्रॉफिट में हम फिर क्या करेंगे, वही परचेजिंग ईयर है यानी क्रय वर्ष का हम लोग गुणा कर लेंगे। इसी तरीके से पूंजीकरण विधि आती है। पूंजीकरण विधि में क्या करना है मुझको, पूंजीकरण में फिर भी हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकाल के इंटू उसमें 100 कर लेंगे, नीचे रेट का भाग दे देंगे। दूसरा इसका विधि है जो औसत लाभ विधि है, उसी में जो औसत लाभ निकलता है उसी को हम लोग कैपिटलाइजेशन कर देते हैं। तो जो औसत लाभ होगा उसमें 100 का गुणा कर देंगे और रेट का भाग दे देंगे। जो रकम निकल आएगी उसको और जो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसका जो डिफरेंस निकाल देंगे वो हमारी गुडविल हो जाएगी। इसी तरीके से मेरी चौथी है वार्षिकी के आधार पर। इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले मुझे सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद मुझे इसमें जो भी वार्षिकी का प्राइस दिया होगा उसका या तो मुझे मल्टीप्लिकेशन कर देना है यानी गुणा कर देना है, या उसमें भाग दे देना है। गुणा कब करना है तो उसको देखो मैं समझाता हूँ। जैसे सुपर प्रॉफिट गुडविल लिखेंगे, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू यूनिटी प्राइस करना है। यूनिटी प्राइस का मतलब है अगर इस तरीके से लिखा है 4, 5, 6 यानी हमारा जो दशमलव है यहाँ पे लगा हुआ है तो मुझे इसमें गुणा करना है। और यही संख्या अगर इस तरीके से लिखी है 2, 4, 5, 6 तो मुझे क्या करना है, इसमें इसका सुपर प्रॉफिट में भाग देना है। और आप लोगों को ये कंटेंट पूरा समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।